जोहार। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के राजनीति विज्ञान विषय के दूसरे पाठ संघवाद के बारे में बातचीत करेंगे। संघवाद अंग्रेजी में उसको फेडरलिज्म कहते हैं। सबसे पहले बच्चों, हम हमेशा से ये चाहते हैं कि चाहे आप कोई भी विषय पढ़ रहे हो, कोई भी किसी भी विषय का कोई भी पाठ पढ़ रहे हो, सबसे पहले वो आपका जो पाठ है उस पाठ के मेन कंटेंट्स क्या क्या हैं, उस पाठ के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, किन किन मेन टॉपिक्स को आपको उस पाठ में कवर करना है, ये बात आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक जिज्ञासा बढ़ती चली जाएगी कि अच्छा ये पढ़ना है, फिर इसके बाद ये पढ़ना है। तो उसी कड़ी में ये जो कक्षा 10 के राजनीति विज्ञान विषय का जो दूसरा पाठ है संघवाद, इस पाठ में किन किन मुख्य बिंदुओं पर हमको बात करनी है, क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं जिसको हमको समझना है, हमने उसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप इन मुख्य बिंदुओं को समझ लें। बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर में, इस संघवाद पाठ में हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि संघवाद होता क्या है, संघवाद क्या है। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप ये पाठ नहीं पढ़े होंगे तो ये शब्द सुन के ही आपको अजीब लग रहा होगा कि ये संघवाद क्या होता है। कभी सुना होगा, कभी अखबारों में, कभी टीवी में, कभी किसी मंत्री के भाषण में, कभी आपने सुना होगा, संघवाद शब्द सुना होगा, लेकिन समझते नहीं होंगे। तो पहला काम होगा कि हम ये जानेंगे कि संघवाद क्या है, व्हाट इज फेडरलिज्म, आखिर संघवाद होता क्या है, पहले हम ये जानेंगे। उसके बाद बच्चों, जैसे ही हम संघवाद को परिभाषित करने की कोशिश करेंगे, हम फेडरलिज्म को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, तो उस परिभाषा में ही कुछ ये बातें निकल के आएंगी कि अरे कोई व्यवस्था होती है जो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है और कोई संघात्मक शासन व्यवस्था होती है। तो ये एकात्मक और संघात्मक शासन में क्या अंतर होता है। एकात्मक, इसको हम लोग यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी बोलेंगे और संघात्मक इसको फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी बोलेंगे। तो एकात्मक शासन और संघात्मक शासन में अंतर क्या होता है, हम शुरुआत करेंगे, जानेंगे कि संघवाद क्या होता है। और जैसे ही हम संघवाद को सीखेंगे, उसकी परिभाषा से परिचित होंगे, वैसे ही दो और बातें हमारे सामने आ जाएंगी, एक एकात्मक शासन व्यवस्था और एक संघात्मक शासन व्यवस्था। तो हम उसके अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद जब इन बातों को भी हम अच्छी तरह से समझ चुके रहेंगे, तो फिर एक अगला टॉपिक होगा जो निश्चित रूप से काफ़ी परीक्षा के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण और लोकप्रिय बिंदु यहाँ पे होगा, और वो है संघवाद की विशेषताएं। संघवाद की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म या फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। संघवाद की क्या विशेषताएं होती हैं, इसको हम लोग समझेंगे। और उसके बाद संघवाद से संबंधित इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद बच्चों, हम ये देखेंगे कि भारत में संघवाद या भारत में संघीय शासन व्यवस्था, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आपको एक बात बताना दिलचस्प होगा कि संघवाद, जिसको अंग्रेजी में फेडरलिज्म कहते हैं, बच्चों आपको ये जानना चाहिए कि अगर कभी आप भारत के संविधान को देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखें, तो आपको हम बताएं कि भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म शब्द का एक बार भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। The word federalism has not been used even once in the Constitution of India. संघवाद शब्द का या फेडरलिज्म शब्द का भारत के संविधान में इस्तेमाल ही नहीं है। फिर भी भारत संघीय शासन व्यवस्था का एक बेहतरीन उदाहरण है। पूरी दुनिया में भारत को एक बहुत शानदार फेडरल कंट्री के रूप में, एक शानदार संघीय शासन व्यवस्था वाले देश के रूप में माना जाना जाता है। ये तब है जब भारत के संविधान में एक बार भी फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं है। उस बात को हम समझेंगे कि कैसे हम कह सकते हैं कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। आप कैसे किसी को ये समझा सकते हैं कि हाँ भाई, भारत में भी संघवाद है, भारत में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है, ये कैसे हम समझा सकते हैं, ये एक पॉइंट होगा।
एक और बिंदु होगा कि ये संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, और इसको हम अपने देश के भारत के परिप्रेक्ष्य में ही हम देखेंगे। ये संघीय व्यवस्था ऐसा नहीं है कि सिर्फ नियम बना देने से, सिर्फ कुछ कानून बना देने से संघीय शासन व्यवस्था चल जाती है। कहीं ना कहीं उन नियमों को या परंपराओं को, उनका पालन करते रहना, एक नए राजनीतिक दृष्टिकोण से देश को चलाना, वो कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था को सफल बनाती है। तो भारत के संदर्भ में हम लोग इस बात को समझेंगे कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। इसमें हम देखेंगे कि भारत में किस तरह से राज्यों का गठन किया गया, कैसे। अभी देखिए ना, आपके सामने, हमको लगता है कि आपके होश में भी राज्यों का गठन हुआ है, तेलंगाना का गठन हुआ है। आपने सुना होगा कि हमारा राज्य जो झारखंड है वो 2000 में 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। तो किस तरह से भारत में राज्यों का गठन हुआ, तो भारत में राज्यों का जिस तरह से गठन हुआ है वो भी भारत में संघीय शासन व्यवस्था का एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। उसी तरह से हम लोग बात करेंगे कि केंद्र राज्यों के बीच कैसे संबंध हैं, वो भी कहीं ना कहीं भारत के संघीय व्यवस्था के बारे में कुछ बातों को स्पष्ट करेगा। तो संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, इस पे हम लोग बात करेंगे। और फिर अंत में जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों, वो है विकेंद्रीकरण। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। ये विकेंद्रीकरण क्या होता है? विकेंद्रीकरण क्या होता है बच्चों? आपने सुना होगा कि कोई समय था जब राजतंत्र था और आपने सुना होगा कोई मोनार्की कहते थे, राजा हुआ करते थे, और शासन की सारी शक्तियां राजा के पास होती थी। सारी शक्तियां, कानून बनाने का अधिकार, कानून को पालन करने का अधिकार, अगर कोई कानून तोड़े तो उसको सजा देने का अधिकार, सारा का सारा शासन की सारी शक्तियां जो थी वो एक जगह पर होती थी, एक केंद्र पे होती थी। तो वो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था थी। लेकिन अब जब हम संघवाद की बात करते हैं तो यहाँ हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सत्ता जो है वो एक जगह केंद्रीकृत नहीं होती, उसके बजाय सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। हम देखेंगे अपने देश में ही कि किस तरह से एक पूरे देश के लिए सरकार, जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं, फिर राज्यों की अपनी सरकारें, उसके बाद और स्थानीय स्तर की सरकारें। आपने ज़रूर सुन रखा होगा, जैसे शहरों में बात करें तो नगर पालिका, नगर निगम, गांव में बात करें तो पंचायत। यही तो विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। इसको हम लोग समझेंगे। बच्चों, हम ये नहीं कहते कि अभी आपको इस पाठ में कोई भी बात बहुत ज़्यादा समझ में आई होगी, लेकिन मेरा उद्देश्य भी ये नहीं था। मेरा उद्देश्य ये था, सबसे पहले आप ये समझ लें कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो हम क्लास 10 के बच्चे, हमारा जो सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान विषय का जो दूसरा पाठ है संघवाद, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। मेरा उद्देश्य ये था कि हमारे बच्चे कम से कम इस बात को समझ लें कि इस संघवाद पाठ में किन किन मुख्य बिंदुओं को हमको समझना है। एक बार फिर से बच्चों, हमको क्या समझना है कि संघवाद क्या है। चूँकि पाठ का नाम ही है संघवाद, आपसे कोई भी पूछेगा क्या पढ़ रहे हो, संघवाद पढ़ रहे हैं, तो तुरंत आपसे कोई पूछ सकता है कि तो बताओ संघवाद होता क्या है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि संघवाद होता क्या है। फिर संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था को हम लोग समझेंगे, उसके बीच के अंतर को समझेंगे, हम संघवाद की विशेषताओं को समझेंगे, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की बात करेंगे, हम कैसे भारत में एक संघीय शासन व्यवस्था है या भारत में संघवाद कैसे है, हम इसको समझेंगे। और संघीय व्यवस्था कैसे चलती है इसको देखेंगे हम लोग, और विकेंद्रीकरण पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप इन मेन पॉइंट्स को ज़रा नोट कर लें, या हो सकता है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपके दिमाग में ये बात स्पष्ट रहे कि हमको किन किन टॉपिक्स पे काम करना है। आज के इस वीडियो में हम संघवाद की विशेषताएं तक चर्चा करेंगे, और उसके बाद के जो पॉइंट्स हैं उसके लिए हम एक नया वीडियो जारी करेंगे आपके साथ। चलिए बच्चों, तो हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक था, संघवाद क्या है, व्हाट इज़ फेडरलिज्म। बच्चों, संघवाद क्या है, बहुत दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहिए। खास करके आप जब सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ते हैं तो सामाजिक विज्ञान विषय को पढ़ते समय एकदम रिलैक्स रहिए और चीज़ों को अपने आसपास की दुनिया से जोड़ते हुए समझिए।
बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। आपसे कोई पूछा संघवाद क्या होता है, या आप अपने आप से ये प्रश्न कर रहे हैं कि ये संघवाद होता क्या है, ये सर क्या पढ़ा रहे हैं संघवाद। तो ऐसा है बच्चों कि संघवाद शासन चलाने की एक व्यवस्था है, सरकार चलाने की एक व्यवस्था है। आखिर देश को चलाना है तो एक सरकार चाहिए, एक शासन व्यवस्था चाहिए। तो शासन व्यवस्थाएं अलग अलग तरह की हो सकती हैं, और उन्हीं कई अलग अलग तरह की शासन व्यवस्थाओं में से एक शासन व्यवस्था है संघवाद, जो कि काफ़ी प्रचलित शासन व्यवस्था है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि संघवाद क्या है। तो संघवाद शासन चलाने की एक व्यवस्था है। अब शासन चलाने की कैसी व्यवस्था को संघवाद कहेंगे? तो शासन चलाने की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार हो। मतलब अगर किसी देश में पूरे देश के लिए सिर्फ एक सरकार हो और किसी तरह की कोई सरकार उस देश में नहीं हो, तो फिर वो उस देश में संघवाद नहीं है, उस देश में संघीय शासन व्यवस्था नहीं है। संघीय शासन व्यवस्था के लिए, संघवाद के लिए ये जरूरी है कि देश में कम से कम 2 स्तर की सरकार हो या 2 से अधिक स्तर की भी सरकार हो। हम अगर अपने देश का उदाहरण ले बच्चों, तो हम देखेंगे कि हमारे देश में एक पूरे देश के लिए एक सरकार है जिसको हम लोग केंद्र सरकार कहते हैं। उसके अलावा जितने राज्य हैं, हर राज्य की अपनी सरकारें हैं जिसको राज्य सरकार कहते हैं। तो हो गया ना 2 स्तर, एक केंद्रीय स्तर की सरकार, एक राज्य स्तर की सरकार। इसके अलावा हम देखेंगे बच्चों कि हमारे देश में एक और स्तर की सरकार है, और वो स्थानीय स्तर की सरकार है। और स्थानीय स्तर की सरकार का मतलब शहरों में नगर पालिकाएं, नगर निगम, गाँव में पंचायत, ये क्या है? ये स्थानीय स्तर की सरकारें हैं। तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्तर की सरकार, तो निश्चित रूप से हमारे देश में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार है। और अगर ऐसी शासन व्यवस्था हो जिसमें 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार हो, लेकिन यहाँ एक और शर्त है, सिर्फ 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार हो जाने से ही संघवाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक और शर्त है कि 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार तो हो, लेकिन निचले स्तर की सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं हो। थोड़ा सा इसको समझने में आपको अलग से प्रयास करना होगा। एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कोई देश है, वहाँ पे एक पूरे देश की सरकार है जिसको हम कहेंगे केंद्र सरकार, और उसके अलावा उस देश में जो अलग अलग राज्य हैं, उन राज्यों के लिए भी सरकारें हैं जो राज्य सरकार। हो गया 2 स्तर की सरकार। लेकिन ऐसी व्यवस्था वहाँ पे है कि जो राज्य सरकारें हैं वो पूरी तरह से केंद्र सरकार के आदेश पे चलती हैं, केंद्र सरकार के इशारे पे चलती हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार उनको कहता है, राज्य सरकारें उसी तरह से काम करती हैं। तो क्या राज्य सरकारें कहीं से उनको अपनी कोई आज़ादी है? राज्य सरकारों को अपने से सरकार चलाने की कोई आज़ादी है? उस स्थिति में ऐसा नहीं है। उस स्थिति में राज्य सरकारें सिर्फ किसके इशारे पे काम कर रही हैं? केंद्र सरकार के इशारे पे। तो भले ही उस देश में 2 स्तर की सरकार है, फिर भी उसको हम संघीय शासन व्यवस्था नहीं कहेंगे, संघवाद नहीं कहेंगे, क्योंकि दिख रहा है कि 2 स्तर की सरकार है, लेकिन सब कुछ किसके इशारे पे चल रहा है? केंद्र सरकार के इशारे पे चल रहा है। तो भले ही 2 स्तर की सरकार दिख रही हो, वास्तविकता ये है कि सरकार एक ही स्तर की है, तो उसको एकात्मक शासन व्यवस्था कहेंगे। संघात्मक शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था या संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें हों, लेकिन जो निचले स्तर की सरकार हो वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं हो। निचले स्तर की सरकारों को अपने हिसाब से अपनी सरकार चलाने की आज़ादी हो, केंद्र सरकार का उसमें कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं हो। तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम संघात्मक शासन व्यवस्था या संघीय शासन व्यवस्था या संघवाद कहेंगे। फिर से एक बार, संघवाद क्या है? अगर कोई पूछेगा कि भाई क्या है संघवाद, तो आप बताइएगा कि भाई देखो, किसी भी देश को चलाने के लिए सरकार चाहिए, एक शासन व्यवस्था चाहिए किसी भी देश को चलाने के लिए। अब शासन व्यवस्थाएं अलग अलग तरह की हो सकती हैं, तो संघवाद भी एक तरह की शासन व्यवस्था है। कैसी शासन व्यवस्था को संघवाद कहेंगे? तो संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें कम से कम 2 स्तर की सरकार हो या 2 से अधिक स्तर की सरकार हो, लेकिन
लेकिन जो निचले स्तर की सरकारें हों वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं हो। इस तरह की शासन व्यवस्था को हम संघवाद कहेंगे या संघीय शासन व्यवस्था कहेंगे। हमने कहा था बच्चों कि जैसे जैसे हम लोग संघवाद को परिभाषित करेंगे तो दो नई बातें चली आएंगी, एक एकात्मक शासन व्यवस्था और एक संघात्मक शासन व्यवस्था, जो हमने लिखा था। संघात्मक शासन क्या है आप समझ गए, यहां से समझ गए, लेकिन एकात्मक शासन क्या है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सिर्फ एक स्तर की सरकार है, सिर्फ केंद्र सरकार है, या अगर एक से अधिक स्तर की सरकार है तो निचली सरकारें केंद्र सरकार के अधीन हैं, निचली सरकारें केंद्र सरकार के इशारे पे चल रही हैं। तो भले ही वो दिखने में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार है, लेकिन वास्तविकता ये है कि सब कुछ केंद्र सरकार के इशारे पे चल रहा है, तो उसको एकात्मक शासन व्यवस्था कहेंगे। एकात्मक शासन व्यवस्था मतलब उस देश में या तो सिर्फ एक स्तर की सरकार है या एक से अधिक स्तर की सरकार तो है, लेकिन जो निचली सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के अधीन काम कर रही हो, तो उस तरह की शासन व्यवस्था को एकात्मक शासन व्यवस्था कहेंगे। वहीं पर जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था में यह तय है कि कम से कम 2 स्तर की सरकार होगी या 2 से अधिक स्तर की भी सरकार हो सकती है, लेकिन जो निचली स्तर की सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं होंगी, निचली स्तर के सरकारों के अपने अलग अधिकार होंगे। उस तरह की व्यवस्था को हम संघात्मक शासन व्यवस्था कहेंगे। तो हमको लगता है कि ये 2 बातें यहाँ बिल्कुल समझ गए, एक संघवाद क्या है और दूसरा एकात्मक और संघात्मक शासन में अंतर क्या है। तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, संघवाद की विशेषताओं पे बात करते हैं, और वो भी उसके जो मुख्य बुलेट पॉइंट्स हैं वो आपके सामने बोर्ड पर हैं। हम लोग उसको समझ लेते हैं और हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि थोड़ा सा उसको आप डिटेल में अपने नोटबुक में लिख लेंगे समझने के बाद। हम संघवाद की विशेषताओं की बात करते हैं और परीक्षा के लिहाज से भी ये काफ़ी लोकप्रिय है, कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में या ऐसे भी ये प्रश्न पूछा जाता है, संघवाद की विशेषताएं। हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप संघवाद क्या है और संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था कैसे एक दूसरे से अलग है ये बात स्पष्टतः समझ चुके होंगे। और अगर ऐसा है तो हम लोग चलते हैं अपने तीसरे बिंदु की ओर, और वो है संघवाद की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। बच्चों, संघवाद की कई सारी विशेषताएं हैं, है ना, हमने यहाँ पे 6 का जिक्र किया है, लेकिन इसमें से जो पहली विशेषता है संघवाद की वो तो आप पहले से जानते हैं, उसको अलग से आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। आपने संघवाद की परिभाषा में पढ़ा है कि संघवाद में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि अच्छा बताओ भाई संघवाद की विशेषता क्या है, तो आप बताइएगा कि भैया संघवाद की सबसे पहली विशेषता तो यही है कि संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार हो। तो ये तो संघवाद की पहली विशेषता, आपको अलग से समझने की जरूरत ही नहीं है, वो तो उसके परिभाषा से स्पष्ट है। संघवाद की दूसरी जो विशेषता है उसको आप समझेंगे, और वो क्या है कि प्रत्येक स्तर की सरकारें समान नागरिक समूहों पर शासन करती हैं, पर उनका अधिकार क्षेत्र अलग होता है। ये हम लोग कैसे समझेंगे? जैसे अगर हम भारत की बात करें बच्चों, मान लेते हैं कि 2 ही स्तर की सरकार की बात करें। भारत में हमारे एक केंद्रीय सरकार है जो पूरे देश, और एक राज्य सरकार, सब मान लेते हैं कि हमारे झारखंड राज्य की एक सरकार है। तो ये बताइए कि हम जो केंद्र सरकार है वो भी तो हमारे ऊपर ही शासन कर रही है, और राज्य सरकार भी तो हमारे ऊपर ही शासन कर रही है। ऐसा तो नहीं कि केंद्र सरकार किसी और के ऊपर शासन कर रही है। ठीक है, अगर हम भारत में रह रहे हैं तो हमारे ऊपर केंद्र सरकार का भी शासन है ना, और हमारे ऊपर राज्य सरकार का भी शासन है। मतलब चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये दोनों ही स्तर की सरकारें समान नागरिक समूहों पर शासन करती हैं, परंतु उनका अधिकार क्षेत्र अलग होता है, ज्यूरिसडिक्शन अलग होता है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे बच्चों? इसको ऐसे समझते हैं बच्चों, जैसे कई बार आप जब कक्षा में पढ़ते हैं तो मान लीजिए पहला पीरियड है, तो पहला पीरियड में मान लीजिए गणित विषय के शिक्षक आते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, उनका भी आपके ऊपर कुछ अधिकार है। दूसरे पीरियड में अंग्रेजी विषय के शिक्षक आते हैं, तो वो तमाम शिक्षक तो
आप ही को पढ़ाते हैं, मतलब उन तमाम शिक्षकों का अधिकार तो आप ही के ऊपर है, लेकिन सबका अधिकार क्षेत्र अलग अलग होता है ना बच्चों। ऐसा थोड़ी है कि अंग्रेजी के शिक्षक आएंगे और वो आपसे पूछेंगे कि हाँ भाई बताओ तो हमको ज़रा थेल्स प्रमेय क्या होता है बताओ, नहीं बताओगे तो तुमको हम नंबर काट लेंगे। ये चीज़ अंग्रेजी के शिक्षक के तो अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। समझ रहे हैं सर? वो तमाम विषय के जो शिक्षक हैं वो आप ही को पढ़ाते हैं, वो आप ही के ऊपर एक तरह से शासन करते हैं, लेकिन सबका अधिकार क्षेत्र अलग अलग है। अंग्रेजी के शिक्षक का अधिकार क्षेत्र अलग है, सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक का अधिकार क्षेत्र अलग है। उसी तरह से, उसी उदाहरण से यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। वो एक उदाहरण था आपको समझाने के लिए कि हमारे देश में भी मान लीजिए केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो केंद्र सरकार भी हमारे ऊपर शासन करती है, राज्य सरकार भी हमारे ऊपर शासन करती है। मतलब प्रत्येक स्तर की सरकार समान नागरिक समूहों पर शासन करती है, लेकिन उन सबका अधिकार क्षेत्र अलग होता है, उन सबका जो जुरिस्डिक्शन है वो अलग होता है। जो हमने आपको क्लास का एग्जाम्पल दे करके समझाया कि गणित वाले सर भी आपके ऊपर शासन करते हैं, अंग्रेजी वाले भी आपके ऊपर शासन करते हैं, लेकिन हिंदी वाले भी आपके ऊपर करते हैं, लेकिन सबका अधिकार क्षेत्र तो अलग अलग है ना। उसी तरह से केंद्र सरकार भी हमारे ऊपर शासन करती है, लेकिन उसका अधिकार क्षेत्र अलग अलग है। राज्य सरकार भी हमारे ऊपर शासन करती है, लेकिन उसका अधिकार क्षेत्र अलग अलग है। तो प्रत्येक स्तर की सरकारें समान नागरिक समूहों पर शासन करती हैं, लेकिन उनका अधिकार क्षेत्र अलग होता है। तीसरी विशेषता है कि हर स्तर की सरकार का अधिकार क्षेत्र, मतलब केंद्र सरकार का अधिकार क्या होगा, राज्य सरकार का अधिकार क्या होगा, ये कोई खुद से तय नहीं करेगा। इसका स्पष्ट उल्लेख संविधान में रहता है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार अपने मर्जी से तय कर लेगी कि मेरा ये अधिकार होगा और राज्यों का ये अधिकार नहीं होगा। नहीं, संघवाद में ऐसा नहीं होता। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है कि केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या विषय आएंगे, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या विषय आएंगे, इन तमाम चीज़ों का स्पष्ट उल्लेख संविधान में होता है। हर स्तर की सरकार के अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट उल्लेख देश के संविधान में होता है। मतलब चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनको शक्तियां कहां से मिलती हैं? तो संविधान से मिलती है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार को शक्ति केंद्र सरकार दे रही है, जब मर्जी देगी और जब मर्जी छीन लेगी, ऐसा नहीं है। राज्य सरकार को भी शक्ति कहां से मिल रही है? संविधान से मिल रही है, और उसको कोई छीन नहीं सकता, इसलिए उसकी भी उतनी ही आज़ादी होती है। ठीक, क्या कर रहे हैं हम लोग? पहला हो गया 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार। दूसरा, प्रत्येक स्तर की सरकार समान नागरिक समूहों के ऊपर शासन करती है, लेकिन हर सरकार का जो अधिकार क्षेत्र है वो अलग अलग है। और प्रत्येक स्तर की सरकार का अधिकार क्षेत्र क्या होगा, उनकी शक्तियां क्या होंगी, इसका स्पष्ट उल्लेख कहाँ होता है? संविधान में। इसके बाद चौथा है कि अगर किसी वजह से केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में किसी तरह का कोई विवाद हो गया, आए दिन ऐसा होता है, किसी मुद्दे पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट, कोई विवाद होता है, तो जब भी कोई विवाद होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में या अलग अलग राज्यों के बीच में, तो उस स्थिति में देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो निर्णायक की भूमिका निभाता है। जैसे कैसे मैच में जो अंपायर होते हैं, है ना, 2 टीमें खेलती रहती हैं और अंतिम निर्णय अंपायर का माना जाता है, उसी तरह से अगर किसी वजह से किसी संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किसी बात पर कोई विवाद हो गया, तो उस विवाद के लिए जो सर्वोच्च जो निर्णायक की भूमिका वो किसकी होगी? सुप्रीम कोर्ट की होगी, सर्वोच्च न्यायालय की होगी। एक और चीज़ हम देखेंगे इसमें, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि संघीय शासन व्यवस्था में एक मुख्य बात यह होती है कि संविधान के जो मौलिक प्रावधान होते हैं, उन मौलिक प्रावधानों को बदलना किसी एक स्तर के सरकार की बस की बात नहीं होती। ठीक है, केंद्र सरकार चाहे तो संविधान की जो दूसरी चीज़ें हैं उसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के जो मौलिक प्रावधान है, जैसे अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान के कुछ मौलिक प्रावधान हैं, जैसे भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये सब भारत के संविधान के मौलिक प्रावधान हैं। और अगर केंद्र सरकार चाहे कि इन मौलिक प्रावधानों को अकेले केंद्र सरकार बदल दे, ये संभव नहीं है।
किसी संघीय शासन व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को बदलने के लिए हर स्तर के सरकार की सहमति आवश्यक है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सबकी सहमति होगी तभी जाकर के संविधान के मौलिक प्रावधानों में परिवर्तन संभव है। किसी एक स्तर के सरकार की बस की बात नहीं है कि वो संविधान के जो बेसिक फीचर्स हैं, जो मौलिक प्रावधान हैं, उसमें परिवर्तन कर सके। और एक और विशेषता हम देख लें, वित्तीय स्वायत्तता। जब हम ये देख रहे हैं बच्चों कि संघीय शासन व्यवस्था में एक केंद्रीय स्तर की सरकार है, कम से कम 2 स्तर की सरकार है, एक केंद्रीय सरकार और एक राज्य सरकार, और सबके अधिकार क्षेत्र भी अलग अलग हैं और किसके क्या अधिकार होंगे उसका स्पष्ट उल्लेख संविधान में है। लेकिन आपको पता है ना बच्चों कि चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आखिर शासन चलाने के लिए उनको पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मान लेते हैं कि चलो राज्य सरकार को अधिकार तो मिल गया, लेकिन उसको अपना शासन चलाने के लिए पैसे नहीं हैं और फिर पैसे के लिए वो केंद्र सरकार पर निर्भर है, तो फिर तो केंद्र सरकार उसके ऊपर दबाव देकर काम करवाएगा, तो फिर तो वो एक तरह से फिर एकात्मक शासन व्यवस्था हो जाएगी। इसीलिए संघात्मक शासन व्यवस्था में वित्तीय स्वायत्तता होती है। इस बात का भी प्रावधान होता है कि कैसे केंद्र सरकार को कौन कौन से पैसे मिलेंगे, कौन कौन सा टैक्स मिलेगा, राज्य सरकार को पैसा कहां से आएगा, इसकी भी व्यवस्था होती है ताकि राज्य सरकारें वो केंद्र सरकार के ऊपर मुहताज न रहें कि केंद्र सरकार जब देगा तो हम खर्च करेंगे, मतलब केंद्र सरकार के सारे बचेंगे नहीं। दोनों को कहां से राशि आएगी इसका स्पष्ट उल्लेख होता है। कौन कौन सा टैक्स कितना केंद्र सरकार को जाएगा, कौन कौन सा टैक्स कितना राज्य सरकार को जाएगा, ताकि केंद्र सरकार के पास भी शासन चलाने के लिए अपनी व्यवस्था हो पैसे की और राज्य सरकारों के पास भी शासन चलाने के लिए अपनी व्यवस्था हो, मतलब वित्तीय स्वायत्तता हो, मतलब किसी चीज को लेकर के राज्यों को केंद्र के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़े। तो ये हो गया संघवाद की कुछ विशेषताएं। बच्चों आज के वीडियो में हम यही तक चर्चा करेंगे। आगे के जो 3 पॉइंट्स बच गए हैं इसके लिए हम अपना एक नया वीडियो जल्दी ही जारी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।